हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड मैं मालूम लेके आया हूँ टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, यहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ एनटीएससी एनएससीडीएस और पीआरएम की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही आपकी पूरी पूरी हो जाती है, ताकि आप दोनों एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पर आपको इस काम में पूरा पूरा हेल्प कर रही है। ठीक है, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स लेना, लेक्चर्स लेना, उनको रिवाइज करते रहे। ओके, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अब जब लगभग पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट होने वाला है, हो चुका है, ठीक है, तो आपको पिछले चैप्टर्स को प्रॉपरली क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि अब जो टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट, ओके, सारे मतलब आपके होने वाले हैं। ठीक है, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में। तो उसमें फुल कोर्स आएगा और फिर आपको लाइक दिक्कत आएगी एग्जाम में अगर आपने उन पिछले चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया होगा। ठीक है, तो फटाफट से उनको भी रिवाइज करते रहें जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहे। ओके, टाइम टेबल बनाएं पूरा, और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पहले केमिस्ट्री ले लें, फिर मैथ्स ले लें, फिर बायोलॉजी ले लें। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ अगर अभी तक आपने हमें कहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को वहां पे जाके ज्वाइन करना है। फॉर क्लास 10 द ग्रुप लिंक इज TTB010। ठीक है, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, और उसके बाद आप जाइए कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, सिंपली टाइप कीजिए talkingtextbooks.in और आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10, और उसके अंदर ये 2 पैकेजेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस पैकेज के अंदर क्या है, इस पैकेज के अंदर है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, और यहाँ पर recorded and live classes, homework submission, bi-weekly quizzes and periodic test papers. ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस पैकेज के अंदर दी जा रही है। ठीक है, फुल्ली लोडेड है। ओके, अगर आप इस पैकेज को लेते हैं तो इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी लाइक सफिशिएंट मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना, और इसके अलावा आपको अदर कोई बुक बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप फौरन यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ प्राइस बिलिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अगर आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, कौन सा, AM लाइव। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव, आपको यहाँ पर 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। और उसके बाद बाय पैकेज करके आप किसी भी मीन्स के थ्रू, क्रेडिट, डेबिट और थ्रू नेट बैंकिंग, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्राइस मनी अगर ज्यादा लग रही है तो डिस्काउंट कूपन अप्लाई कीजिए और आप इस पैकेज को बाय कर लीजिए। अगर अभी कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, ठीक है, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग टेलीग्राम, रिगार्डिंग अस, ओके, सो यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर। ठीक है, नंबर भी यहाँ पर आपको गिवन है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। ये आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, पहले उसे पूछ ले, ओके, क्लियर कर लें, और उसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले। ठीक है, तो चलिए, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है आई होप, तो हम यहाँ पे कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं, बिकॉज विदाउट कार्डिनल प्रॉमिस वी आर नॉट गोना स्टार्ट आवर लेक्चर।
ठीक है, तो फटाफट से कागज में प्रॉमिस भी कर लीजिए यार। ओके, आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं यहाँ पे, स्मार्ट स्टूडेंट बन। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बने रहना बहुत बहुत, ठीक है। तो आप स्मार्ट के साथ साथ सिंसियर भी हैं, ठीक है, सिंसियर भी बने रहें और साथ ही स्मार्ट भी हैं, ठीक है ना। चल, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर। ओके, लेक्चर नंबर 3 ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, ये चैप्टर वैसे तो हायर क्लासेस का है, बट यहाँ पर इसका कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं। बाकी हाई क्लासेस में ये पूरा डिटेल में आएगा, इसमें कुछ डेरिवेशंस आएंगे, ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है। ऊपर ऊपर से है, बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके और न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ पीरियड। ओके, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर अपन थोड़ा सा जो है, अगर लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, कैसे वो एक कर्व पे, ओके, कर्व पे यहाँ पर किस तरीके से जो है स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो था, ओके, और यहाँ पर ये एक स्ट्रेट कर्व था फॉर द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज लेस देन 20। ठीक है, उनके लिए n इज इक्वल्स टू p, है ना, n बाय p रेशियो, ओके, n इज इक्वल्स टू p यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, 1, और उसके लिए क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी, और उसके बाद यहाँ पर एक कर्व आपको देखने को मिला था जिसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है, उस पे जो एलिमेंट लाई कर रहे थे वो क्या थे, स्टेबल थे। उसके अलावा यहाँ पर जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वो क्या थे, अनस्टेबल थे, और वो क्या थे, रेडियो एक्टिव। ठीक है, और वो एमिट कर रहे थे क्या, अल्फा और बीटा पार्टिकल। ठीक है, ये भी आपको बता दिया था अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एसआई यूनिट इज बेक्वेरेल, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ही इसे जो है सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था, बताया था, किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, which is defined as the disintegration per second। disintegration मतलब डिके, ओके, कम होना, खत्म होना, ठीक है, डिके, disintegration is also called डिके, ओके, डिके पर सेकंड, कितने टाइम में जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, एमिट कर रहा है। ओके, सो अर्लियर रेडियो एक्टिविटी was given in the term of Curie, Marie Curie। ठीक है, ये भी नाम था, ओके, साइंटिस्ट का, और यहाँ पर इसी से ही लिया गया वर्ड CI। So 1 CI refers to the activity of the radium. It is also a radioactive. Okay, and 1 CI is equals to what? यहाँ पर क्या लिया, 3.7 into 10 raised to the power 10 DPS। DPS means decay per second, और 10 raised to the power 10 क्या, BQ, बैक्यूरेट। ओके, तो 1 मिली CI यहाँ पर ये कन्वर्जन आपको दे रखा है। एक अनदर यूनिट इज ऑल्सो नोन एज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, इसके अंदर फॉर इट्स डिस्कवरी। ठीक है, स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड कांस्टेंट, है ना, नॉट, तो 1 RD इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 रेज़ टू द पावर 6 DPS। ओके, तो ये कन्वर्जन है बेसिकली, जिसे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फिर आपको रेडियो एक्टिविटी जो है कैसे हो रही है बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, कैसे अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, कैसे बीटा पार्टिकल एमिट। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है अल्फा बीटा पार्टिकल। ठीक है, अब एक अल्फा पार्टिकल हम लेते थे, ठीक है, जब हमने क्लास 9th में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो एक अल्फा पार्टिकल है वो किसके इक्वल है,
एज दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियर। क्या है वो? हीलियम न्यूक्लियर। हीलियम, हीलियम गैस है, नोबल गैस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हीलियम क्या है? हीलियम यहाँ पर नोबल गैस है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है? दो इसके अंदर जो है प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। दो ही क्या होते हैं इसके अंदर? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसका मास जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? 4। मास इज टेकन एज 4, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक हीलियम न्यूक्लियर। क्या है? एक हीलियम न्यूक्लियर, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियर। उसका मास कैसा होता है? 4 यूनिट होता है, ठीक है, एज दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर बेसिकली यहाँ पर हम किसकी तरह लेते होते? हीलियम न्यूक्लियर की तरह लेते हैं। ओके, 1 alpha particle is equals to what? That of helium nuclei, जिसका मास कैसा होता है? हीलियम न्यूक्लियर की तरह होता है। तो हम उसे यही कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए दिस लॉ, ओके, यहां पर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉज को इन्हें यहां पर दिया था किन्होंने? सोडी ने, फेजान ने और रसी ने। 3 साइंटिस्ट थे, अलग अलग नेम है, ठीक है। कब? 1911 टू 1913 के बीच, ठीक है। इसके बारे में रिसर्च चल रही थी और उस वक्त ही इसे जो है इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, नेम दिया था। ओके, these elements, the elements which are emitting the alpha और बीटा particle is called parent element, यानी कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, ठीक है, जो एमिट कर रहे हैं अल्फा और बीटा पार्टिकल, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं? पेरेंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पेरेंट एलिमेंट। और द न्यू एलिमेंट फॉर्म इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट, यानी कि उन्हीं का ही पार्ट। ओके, सो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सपोज यूरेनियम, ठीक है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर अल्फा बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है? रेडिएशन छोड़ रहा है। अब ये जो रेडिएशन छोड़ रहा है उसके बाद जो यहाँ पर एलिमेंट फॉर्म होगा, बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा? यहाँ पर डॉटर एलिमेंट। यूरेनियम क्या है यहाँ पर? पेरेंट एलिमेंट। थोरियम क्या है यहाँ पर? डॉटर एलिमेंट। किस तरीके से? देखिए, पहला पॉइंट, when an alpha particle is emitted, the new element form is displaced 2 positions to the left in the periodic table. Okay, then that of the parent element, because the atomic number is decreased by 2, ठीक है। ये यूरेनियम है, इसने क्या किया? यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल जब निकला, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन और इसमें से न्यूट्रॉन, है ना, निकलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो इसका मास क्या हो जाएगा? बेसिकली कम हो जाएगा, ठीक है। कितना? एज दैट ऑफ थोरियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 और मास होता है 234, ठीक है। यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे? एक अल्फा पार्टिकल निकला तो मतलब ये माइनस करेंगे, ठीक है, 1 दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? 92 से 90 हो गया और 238 से 234 हो गया। वो क्या बन गया? एक अल्फा पार्टिकल निकलते ही वो क्या हो गया? उसका मास कम हो गया। वो कैसा हो गया? थोरियम एटम, ठीक है, किसकी तरह? थोरियम एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 और मास होता है कितना? 234, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें से और निकलेगा तो और 2 एटॉमिक नंबर बेसिकली यहाँ पर पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर और निकलेगा, तो इस तरीके से धीरे 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 करके उसका क्या होगा? मास कम होता रहेगा। क्या होता रहेगा? डिके होता रहेगा, डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा, ठीक है। अब ये तो थी बात किसकी? अल्फा पार्टिकल की। इसी तरीके से बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल हम यहाँ पर लेते हैं एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये क्या था? हीलियम न्यूक्लियर लिया था। बीटा पार्टिकल हम लेते हैं किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन की तरह, कि वो क्या है? एक मतलब इलेक्ट्रॉन ही है बेसिकली, ठीक है। तो व्हेन एन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, अ न्यू एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड। एक न्यू एलिमेंट फॉर्म होता है,
and is displaced one position to the right in the periodic table. Okay, then that's of the parent element because the atomic number is increased by 1. जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है बाय 2, और जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाय 1. ठीक है, ये चीज याद रखें. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2. ओके, एंड व्हेन द बीटा पार्टिकल इज एमिटेड द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1. ओके, ये नोट करें एक बार फटाफट से. व्हाट इज पेरेंट एलिमेंट, व्हाट इज डॉटर एलिमेंट. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसे नोट कर लिया. और ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलने पर क्या हो रहा है. ठीक है, किस तरीके से डिके हो रहा है. ओके, ये समझ आया आपको. जब ये हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट होगा तो मास किस तरीके से डिक्रीज होगा. ओके, मास क्या हो रहा है, किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये चीज जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी, ठीक है, यही आता है कि वहां पर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने लिया था. और रेडियो एक्टिव किस लिए लिया था, क्योंकि यहाँ पर इनका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. यहाँ पर रेडिएशन क्या करेंगे, एमिट करेंगे. ओके, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेंगे. और वो अल्फा पार्टिकल क्या थे, वो यही थे, वो थे हीलियम न्यूक्लियाई. ठीक है, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि 4 यूनिट मास होता है और यहाँ पर 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 2 उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन. ठीक है, समझ आया. और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड. ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है बाय 1. बीटा पार्टिकल इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह ही इसका क्या होता है, मास. अब देखें फॉर एग्जांपल में आप देखें यहाँ पे क्या है गिवन है आपको, द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय C14. ओके, ये क्या है, आइसोटोप है किसका, कार्बन का. ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है बट उतने एक्सटेंट पे नहीं होता. ठीक है, क्या एमिट करेगा फिर ये, यहाँ पर ये बीटा पार्टिकल एमिट करता है. ठीक है, तो बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1. मास क्या रहेगा, सेम, यानी कि जो बीटा पार्टिकल है इट इज सेम एज और सिमिलर एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिसका यहाँ पर चार्ज होता है क्या, -1. और मास हम इसका नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसे क्या लेते हैं, 0. इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल, इसलिए हम वहां पर 0 लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बाय 1. क्या बन जाएगा, कार्बन से नाइट्रोजन. ठीक है, क्या होगा, कार्बन से नाइट्रोजन बन जाएगा. ठीक है, समझ आया. अब एक्सप्लेनेशन देखिए क्या हो रहा है, द रिजल्ट ऑफ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ may be explained as follows. ठीक है, तो देखिए since an alpha particle is simply a helium nucleus, यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है, सिंपली एक हीलियम न्यूक्लियस. क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस. ठीक है, अब कंटेनिंग 2 न्यूट्रॉन, जिसके अंदर क्या है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 ही उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है. क्या है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन. ठीक है, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही क्या है उसके अंदर, प्रोटॉन. ठीक है, नाउ देयरफॉर लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल मींस लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन. ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो मतलब क्या हुआ, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का लॉस हो गया. समझ आया. ठीक है, समझ आया. सो हेंस द न्यू एलिमेंट फॉर्म has the atomic number less by 2 units and the mass number is less by 4 units. ठीक है, जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा उसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 यूनिट कम होगा और मास कितना होगा, 4 यूनिट कम होगा. क्योंकि मास कैसे फॉर्म होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि यहाँ पे मास क्या आएगा, 4. ठीक है, तो अब नया जो एलिमेंट फॉर्म हुआ उसका यहाँ पर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ बाय 2 और मास नंबर भी डिक्रीज हुआ बाय 4. ठीक है, तो इस तरीके से एमिट होता है क्या, अल्फा पार्टिकल. क्या होता है, अल्फा पार्टिकल.
अब बीटा पार्टिकल के केस में क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल क्या है, सिंपली आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड देयर हैज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, however the loss of beta particle is also found to be a nuclear phenomenon। जो लॉस हो रहा है किसका, बीटा पार्टिकल का, वो भी यहाँ पर काउंट हो रहा है किसके अंदर, इन द न्यूक्लियर फिनोमेनन, ठीक है। भाई हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे आए, देखिए हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है किसका, बीटा पार्टिकल का, तो यहाँ पर ये भी फाउंड होता है किसके अंदर, न्यूक्लियर फिनोमेना के अंदर। देखिए कैसे, बिकॉज द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, है ना, एक्सटर्नल कंडीशन के अंदर अगर कोई चेंज आता है जैसे कि टेम्परेचर, तो इट हैज नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता किसके अंदर, ऑन द रेट ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर इफ देयर इज अ चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता किसके ऊपर, ऑन द रेट ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। It is therefore believed that the emission of beta particle to occur, that is, a neutron changes to proton and it is further to electron, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, जो न्यूट्रॉन है, बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, तो न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है आपका, बीटा पार्टिकल की, ठीक है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, बीटा पार्टिकल एमिशन जब होता है तो एक न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है आपका क्या, यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स का एमिशन, ओके। एज अ रिजल्ट the number of protons in the nucleus increase by 1 and so does the atomic number, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो है इट इज इंक्रीज बाय 1, और प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1, ठीक है। सो अल्फा और बीटा पार्टिकल की कहानी समझ आई, ठीक है, किस तरीके से एमिशन हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 2 during the alpha particle, okay, and the atomic number is increased by 1, okay, during the emission of beta particle, ठीक है, समझ आया, ओके, अंडरस्टूड। इसे नोट करें फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। सो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, ये क्या थे, ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। स्टेबिलिटी कर्व आपको जो है, स्टेबिलिटी बेल्ट है ना, स्टेबिलिटी कर्व न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का, ठीक है, वो भी अच्छे से समझ आ गया है, ओके। जिसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी बेल्ट बन रही है और उस बेल्ट पे जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं दे आर टिल बिस्मथ, ठीक है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या कर रहा है, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.6, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बेसिकली है ना, हम उन लाइक उसमें कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है उसका रेशियो निकालेंगे, वो लाई करेगा किसके बीच में, 1.6 to 4, ओके, समझ आया। चल यहाँ पर कुछ नोट्स है ना, तो ये नोट करने वाली बात है, अलग वाली बात है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल, ये बात हमें समझ आ गई है, ठीक है, कि यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है किसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अंदर, ये किस वजह से हो रहा है, यहाँ पर ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल, ठीक है। अब इट इज अकम्पेनिड साइमल्टेनियसली बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है,
लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसके अंदर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग की वजह से, सो दैट यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, जो नया एटम फॉर्म हो रहा है उसके अंदर क्या रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है। लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहां पे हो रहा है, जिससे कि वो एलिमेंट क्या हो रहा है, पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, यूरेनियम से थोरियम बन गया, तो वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी लॉस और गेन होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनेगी, है ना। प्रोटॉन कम हुए और इलेक्ट्रॉन उतने ही रह गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ जाएगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये तो बहुत 9th क्लास वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जब क्या हो रहा है, प्रोटॉन यहाँ पर चेंज हो रहा है, प्रोटॉन नंबर चेंज हो रहा है इन द न्यूक्लियस, है ना, ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल, तो यहाँ पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है किसके अंदर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हुआ, तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एटम है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, बनी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहने की वजह से, यानी कि मेंटेन रहने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई, तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को नोट करते रहे, ओके, आगे बढ़े, चल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ ये पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, दिस पॉइंट इज सेइंग दैट अल्फा डीके प्रोड्यूसेस आइसो डाइफॉस्फेट, अल्फा डीके जब हो रहा है तो यहाँ पर आइसो डाइफॉस्फेट जो है फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था क्या होते हैं आइसो डाइफॉस्फेट, जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या आता है, सेम आता है, क्या आता है, सेम आता है, दैट इज द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई हैव सेम आइसोटोपिक मास, ठीक है, जो पेरेंट एलिमेंट है और जो डॉटर एलिमेंट है, यानी कि उनका यहाँ पर क्या होगा, जो डिफरेंस है, ठीक है, they have same isotopic mass, that is which is the difference between the number of neutron and proton, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या निकल के आने वाला है, सेम निकल के आने वाला, ओके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का यहाँ पर डिफरेंस जो निकल के आएगा वो क्या होगा, अगर किसी में सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोडाइफॉस्फेट, ठीक है। तो यूरेनियम है, यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, ठीक है, अल्फा डिके होगा यहाँ पर, तो किस में कन्वर्ट होगा, थोरियम के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ये किसका है, बेसिकली यहाँ पर यूरेनियम का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर ये किसके हैं, यूरेनियम के, और ये किसके हैं, थोरियम के, ऐसा ना समझ लें हीलियम के 144 कहां से आ गए, ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर लेते, जस्ट इमेजिन, ओके, तो यूरेनियम के 146 92 है ना, और इसका डिफरेंस आएगा 54, इसी तरीके से थोरियम का यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 90, और उसका डिफरेंस निकालेंगे आप 234 माइनस 90 तो 144, और इन दोनों का डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे हैं ये, आइसोडाइफॉस्फेट, ठीक है, समझ आया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, बीटा डिके प्रोड्यूसेस आइसोबार, जब बीटा डिके हो रहा है तो क्या हो रहे हैं, आइसोबार प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है, आइसोबार आप सबको पता ही है क्या होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, मतलब डिफरेंट है, बट मास नंबर क्या है, सेम है, ठीक है, मास क्या है दोनों का, सेम है, जैसे कि कार्बन और यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन हमने कौन सा लिया है 340, है ना, आइसोटोप लिया है कार्बन का, जो कि क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमने एक न्यूट्रॉन लिया है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बेसिकली आइसोबार, क्या है, आइसोबार, जिनके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर क्या आएगा,
सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर हैव द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर बट सेम मास। ठीक है, क्या है इसके अंदर, सेम मास नंबर। ठीक है, समझ आया ये भी? ओके, अच्छा लगा? आगे बढ़े, चल थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, सी एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, चलो, emission of alpha and beta particles produces an isotope of parent element। ठीक है, अल्फा और बीटा पार्टिकल का एमिशन यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, एन आइसोटोप ऑफ पेरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर देख, ये क्या है, यूरेनियम है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिट किया, थोरियम बना। ठीक है, बीटा पार्टिकल एमिट किया, एक ज्यादा हो गया, यहाँ पे पैलेडियम बना। फिर बीटा पार्टिकल करते ही वापस से क्या हो गया, यहाँ पर यूरेनियम आ। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है, दो पीछे चला गया, फिर बीटा पार्टिकल एमिट करते ही एक आगे, और फिर बीटा पार्टिकल एमिट करते ही वापस से क्या हो गया, ये यूरेनियम बन गया। ठीक है, यूरेनियम 234। गे यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होते ही मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप हो गए, नॉट आइसोबार, क्या हो गए, आइसोटोप, जिनके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, सो द एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल को हम और भी क्या किस नाम से जानते हैं, अल्फा डिके और बीटा डिके। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन बोले या फिर डिके बोले, बात एक ही। ठीक है, समझ आया? चलो, नाउ द रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो मेन टॉपिक था हमारा, है ना भाई, किस स्पीड से यहाँ पर डिके हो रहा है, किस स्पीड से गोलियां चल रही हैं। ठीक है, कोई एक शॉटगन है सपोज, ठीक है, मतलब आपने एक बार लाइक पुल किया और कुछ बुलेट्स उसमें से निकली। ठीक है, और एक तरफ है क्या, एक तरफ है शॉटगन, एक तरफ है मशीन गन। ठीक है, एक बार आपने ट्रिगर पुल किया और एक साथ ही यहाँ पर 100 ऑफ बुलेट एक साथ निकली। ठीक है, तो किस स्पीड से, कौन सी अच्छी है? ठीक है, दोनों ही अच्छी है अपने अपने जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, रेट हमें बताना है भाई, किस रेट से यहाँ पर जो है डिके हो रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल किस रेट से, किस स्पीड से जो है यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, यानी कितनी जल्दी कोई एलिमेंट जो है यहाँ पर डिके हो जाएगा, उसके अंदर बेसिकली हमें डिके देखने को मिलेगा। So radioactive disintegration is an example of first order reaction. ठीक है, now that is the rate of decay is directly proportional to the number of atoms or the amount of element present in a at a particular time. ठीक है, basically rate of radioactive decay डिपेंड करेगा किस पे, कि उसके अंदर is directly proportional to the number of atoms। ठीक है, डिपेंड करेगा किस पे, एटम पे, उसके अंदर कितना जो है न्यूट्रॉन है, कितने उसके अंदर प्रोटॉन है उसके ऊपर। ठीक है, ज्यादा हैवी एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या करेगा, ज्यादा पार्टिकल एमिट कर सकता है। ठीक है, स्मॉल है जैसे कि कार्बन है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पर कम पार्टिकल्स बेसिकली एमिट करेगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो कोई भी एटम यहाँ पर क्या है, बेसिकली decay product and the number of atoms at t is equals to 0 is n0। ठीक है, कोई भी टाइम पर हमने क्या किया, यहाँ पर पार्टिकल्स बेसिकली यहाँ पर एक्सप्रेशन है इसके लिए। ठीक है, और एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका कुछ यहाँ पर डेरिवेशन भी है जो आप हायर क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सी number of atoms at t is equals to 0 is n0 and the number of atoms left after t, okay, after time t is n, है ना, वो कितने हो जाएंगे, n। तो हम यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, बिकॉज द रेट ऑफ डिके इज द कंटिन्यूअसली, ओके, रेट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज विद टाइम। भाई यूरेनियम है, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, यहाँ पर थोरियम,
ठीक है, अब मास कम होगा, तो जैसे जैसे मास कम होता जा रहा है वहां पर उसकी रेट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, वो स्मॉल पार्टिकल बनता जा रहा है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट बनता जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो उतना हैवी एलिमेंट पहले की तरह नहीं रहा, एक अल्फा पार्टिकल निकालते ही वो कितना हो गया, यहाँ पर सोडियम हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर और उसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो रेट भी क्या हो जाएगी उसकी, कम होती जाएगी। ठीक है, now let dn be the change in number of atoms, ठीक है, and in a small time dt, ओके, यहाँ पर क्या किया हमने, dn को लिया चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो रहे हैं किसके अंदर, dt टाइम के अंदर, देन द रेट ऑफ डिके कैन बी रिटन एज, यहाँ पर क्या करेंगे, dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ओके। माइनस साइन यहाँ पर क्यों लिया है, नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एन, एन क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिके हो रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एन क्या होता जा रहा है, यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है। सो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, विच इज लेमडा, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ दीज इक्वेशन फाइनली गिव्स यू, अब जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब आप इंटीग्रेट इन्हें करेंगे, ठीक है, तो इन्हें इंटीग्रेट हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी लेमडा की, दैट इज 2.303 by 3 log 10 and not by n, where lambda is also known as decay or disintegration or radioactive constant भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर निकल के आए, इसे एक बार नोट कर ले, ठीक है, फटाफट से लेमडा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल के आ गई, ठीक है, सो दैट इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, 2.303 बाय t, ओके। अब यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा विद टाइम, टाइम के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगी टाइम के साथ साथ, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एज वेल एज द लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है, यहाँ पर लैम्डा और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, ठीक है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट, ओके, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, एक डेफिनेट फ्रैक्शन हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो इंडिपेंडेंट है किसके, ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि पहले मतलब कितने भी उसके अंदर जो है अमाउंट हो सकता है, रेडियो एक्टिव स्पीशीज हो सकती है, ठीक है। यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिके इज डिसइंटीग्रेशन पर टाइम, यानी डीपीएस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ओके, एंड यूनिट ऑफ डिके इज कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, ओके, यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स, ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है भाई, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, है ना, मतलब ये एक पूरा यूरेनियम एलिमेंट है और ये यहाँ पर हाफ कितना हो जाता है, मतलब कितने टाइम में होता है, ठीक है, हाफ टाइम में, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड कितना टाइम हुआ इसे यहाँ पर किसके अंदर कन्वर्ट होने में, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, यूरेनियम को हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट यानी उसमें कन्वर्ट होने के अंदर कितना टाइम लगा वो क्या कहलाया जाएगा, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड, उसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, समझ आया, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सी इट इज डिनोटेड बाय t 1/2, ओके, इसे t हाफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, किसे, हाफ लाइफ पीरियड को। ईच रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, हर एक एलिमेंट का यहाँ पर आप जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है बेसिकली,
ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इसका भी डेरिवेशन आप जो है हर साल के अंदर पढ़ेंगे। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, ठीक है। ये वैल्यू भी एक डेरिवेशन से एक्सप्रेशन जो है हमारे पास निकल के आया है। अभी हमें इसे लर्न करना है। वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, ओके, नोन एज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डिके कांस्टेंट, ठीक है। ये अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। It is the characteristic of the nature of the radioactive element. Okay, ये क्या है यहाँ पर? Characteristic nature है किसका? Of radioactive element. किसका? Radioactive element. And the half-life period does not depend upon the initial amount of element. Half-life period depend नहीं करता कि स्टार्टिंग में जब वो एलिमेंट था तो उसके अंदर कितना अमाउंट बेसिकली प्रेजेंट था, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने थे, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि ये बस बताता है हमें कि ओरिजिनल जो हमारे पास एलिमेंट था उससे यहाँ पर लास्ट में जो है बेसिकली कितने टाइम में वो अब उसका आधा रह गया, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड हमें क्या बताता है? हाफ लाइफ पीरियड हमें बताता है कोई एलिमेंट है तो वो कितने टाइम में जो है आधा रह गया, ठीक है, वो हमें पता चलता है किससे? हाफ लाइफ पीरियड, किससे? हाफ लाइफ पीरियड, ओके। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड कैन बी गिवन or can give an idea about the relative stability of a radioactive isotope, ठीक है। All the isotope have with longer T half are more stable, जिनका T half जो है ज्यादा होता है, ठीक है, सारे आइसोटोप वो क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। The amount of substance left after n, okay, after n, that is number of half life can be given as, ठीक है, कोई भी अगर आपको हाफ लाइफ यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है तो उसका, ठीक है, तो वो आप कैसे देंगे? n इज इक्वल टू n नॉट हाफ बाय n, ठीक है, वेयर कैपिटल N इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट इन, ओके, लेफ्ट आफ्टर द हाफ लाइफ, ओके। यहाँ पर क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, कितना बचा, एंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, एंड नॉट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इनिशियल का हम क्या करेंगे यहाँ पर? आप बेसिकली करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा? यहाँ पर जो अमाउंट बचा हाफ लाइफ के बाद वो आपको निकालना है, तो आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आया? अब फाइनल चीज जो हमारे पास है, एवरेज लाइफ। अब ये एवरेज लाइफ क्या चीज है? ठीक है, देखिए, एविडेंट दैट द होल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन नेवर बी डिसइंटीग्रेट, पूरा एलिमेंट एकदम से लाइक रेडिएट करते करते तो खत्म नहीं हो, ठीक है। सो इन अदर वर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ होल रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि पूरा डिके होने में कितना टाइम लगा? इट कैन बी infinite, okay। So thus it is meaningless to talk about the total life of the radioactive element। भाई किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की टोटल लाइफ यहाँ पर बताने के लिए, ठीक है, उसके बारे में बात करना बेसिकली क्या होगा? मीनिंगलेस होगा, ठीक है। However, sometimes the another term is used called average life। यहाँ पर एवरेज लाइफ टर्म यूज किया जाता है उसकी लाइफ बेसिकली बताने के लिए, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि क्या है? इनवर्स रेसिप्रोकल है किसकी? यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो एवरेज लाइफ का भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर 1 by लैम्डा, दैट इज यहाँ पर इसे हम कैसे लिखेंगे? लैम्डा का एक्सप्रेशन अभी हमने दिया था यहाँ पर, ठीक है, क्या था? इसका जैसे इनवर्स था, ओके, 0.693 अपॉन टी हाफ, तो उसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इनवर्स कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, टी नॉट ऊपर जाएगा और यहाँ पर एवरेज लाइफ की वैल्यू आएगी 1.44 टी हाफ, ठीक है। तो ये भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, एवरेज लाइफ निकालने वाला, ओके, इसे भी नोट करें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी आपके पास यहाँ पे सिंपल फॉर्मूलेज ही हैं, ठीक है। डेरिवेशन इनका आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, समझ आ गया। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ पी, ठीक है। तो ये चीजें आज हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करी। आई होप आपको जो है समझ आई होंगी, ठीक है। क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और press the bell icon to get the timely notification of all such updates. See you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Have a